क्या प्लांट्स ब्रीदिंग कर सकते हैं, टॉपिक का वो नाम है। चल ध्यान दे इधर, जितने पीछे बैठे हैं ना अभी बात मत करना। सर क्या प्लांट ब्रीदिंग कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, यस। क्यों? क्योंकि प्लांट को कौन चाहिए बेटा? ऑक्सीजन, ताकि वो क्या कर सके? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के जरिए वो क्या बनाना चाहते हैं? एटीपी। रिपीट कर, क्या प्लांट ब्रीदिंग करते हैं? हाँ करते हैं सर। क्यों करते हैं? ताकि वो क्या इनहेल कर सके? ऑक्सीजन से वो क्या करेंगे खुद के अंदर? रेस्पिरेशन से क्या मिलेगी उनको? और एटीपी का वो यूज करेंगे। प्लांट्स एटीपी का यूज करेंगे। जरूरी है, जरूरी है बेटा। गॉट इट? हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, रेस्पिरेशन वो स्टेप होती है बेटा, रेस्पिरेशन वो चीज होती है जिसमें O2 गैस को लिया जाता है और CO2 गैस को इवॉल्व किया जाता है, रिलीज किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। कौन सी गैस को हम लेते हैं और कौन सी गैस वहां पे रिलीज होती है? CO2। ये होता है। इनहेल विच गैस, एक्सेल विच गैस, याद रखना इसे रेस्पिरेशन वाले केस में। ठीक है? हाँ। दूसरी बात, सर प्लांट के अंदर ऐसा कौन है जो ब्रीदिंग में हेल्प करता है? जैसे उसके लंग्स तो है नहीं उसके अंदर, अपने अंदर कौन सा हिस्सा है जो ब्रीदिंग में काम करता है? लंग्स। कौन सा? पेड़ में क्या है? पेड़ में रहते हैं दो चीजें, टिक कर। एक का नाम है स्टोमेटा, सेकंड का नाम है लेंटिसेल। चल टिक कर। ये वो दो खिड़कियां है, दो एरिया है जहां से होता है गैस एक्सचेंज। ये वो जगह है जहां से होता है गैस एक्सचेंज, स्टोमेटा और लेंटिसेल्स। क्योंकि उनके पास तो लंग जैसी कोई चीज है नहीं, तो ये स्टोमेटा और लेंटिसेल यूज करते हैं फॉर गैस एक्सचेंज। लिख ले वहां पे O2 CO2। किती कुठे गेले? आर्या, चिन्मयी, अवंती। हाँ हो गया ये, हो गया ये। हाँ क्या काम है इनका? O2 है CO2। ओके सर। पेड़ के पास वो चीज होती है O2 CO2 के लिए, स्टोमेटा लेंटिसेल्स। नेक्स्ट, चल बेटा मेरी बात सुनते जा। बता, O2 की रिक्वायरमेंट किसको ज्यादा है? एनिमल को कि प्लांट्स को? एनिमल की प्लांट्स को? हु रिक्वायर्ड मोर ऑक्सीजन? चलिए बता, एनर्जी ज्यादा किसको लगती है, एनिमल की प्लांट्स को? क्यों एनिमल? क्योंकि एनिमल चलता है, घूमता है, मूवमेंट करता है। अगर हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं तो हमें एनर्जी बहुत लगेगी ना। वी रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, सो वी रिक्वायर्ड मोर ऑक्सीजन, बिकॉज वी रिक्वायर्ड मोर रेस्पिरेशन। समझ में आया तुझे मैंने क्या लिखा? वी रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, सो वी रिक्वायर्ड मोर रेस्पिरेशन, तो वी रिक्वायर्ड मोर ऑक्सीजन। और पौधे में क्या है? पौधा एक ही जगह पे है ना बेटा, तो उसको एनर्जी कम लगती है, रेस्पिरेशन भी कम लगता है और ऑक्सीजन भी कम लगता है। समझ में आया सवाल क्या था? हु रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, एनिमल या प्लांट्स? हु रिक्वायर्ड मोर ऑक्सीजन? हाँ आया सर, समझ में आया? ओके ठीक है बेटा। चल अब यहाँ पे ध्यान दे, मैं क्या बात यहाँ पे कर रहा हूँ। ये लिखा है रूट स्टेम लीफ रिस्पायर एट रेयर लोअर द एनिमल डू। मतलब पौधे में रेस्पिरेशन रेट कम होता है, एनिमल्स से कम रहता है। ओके नेक्स्ट, अब चल ये बात सुन,
बेटा ये बात सुन, मैं क्या बात कर रहा हूं, ध्यान दे इधर। एनिमल में क्या होता है, एनिमल में क्या मेरा हाथ जो है यहाँ पे सेल है, ये हवा से O2 खींच सकते हैं क्या? नहीं। मेरा पूरा शरीर O2 के लिए किस पे डिपेंड है? लंग्स पे। किस पे? अगर लंग्स खराब हो जाए तो पूरा सप्लाई कनेक्शन टूट जाएगा। लेकिन पौधे में ऐसा नहीं है। पौधे में क्या है सुन, पौधे में क्या है सुन बेटा, पौधे में क्या है सुन। ये पौधा है, इस पौधे में हर हिस्सा 1 2 3 पार्ट है पौधे में। एग्जांपल लेते हैं, तो हर हिस्सा जो होता है खुद का O2 का उसने सप्लाई करके रखा है। मतलब ये वाला मैं लिखता हूं यहाँ पे, ए वाला पार्ट, बी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट। ए वाले के पास खुद मशीनरी है वो O2 की खींच सके, बी वाले के पास खुद मशीनरी है, सी वाले के पास भी खुद की मशीनरी है। मतलब बी ए पे डिपेंड नहीं है, ए बी पे डिपेंड नहीं है, बिकॉज दे हैव ओन मशीनरी फॉर O2 सप्लाई के लिए। समझ में आया मैंने क्या बोला? अपने ऐसा है क्या? किडनी खुद O2 सप्लाई कर सकती है क्या? O2 खींच सकती है क्या? हाँ, मेरी स्किन खुद O2 सप्लाई कर सकती है क्या? O2 खींच सकती है क्या? नहीं। वो ऑल किस पे डिपेंड है? लंग्स पे। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। ए ने अपना सुविधा खुद बना के रखा है, बी ने और सी ने, कोई एक में के ऊपर डिपेंड नहीं है। पूरा पेड़ अलग चीज है। पेड़ का ऊपरी हिस्सा नीचे वाले हिस्से पे डिपेंड नहीं है O2 के लिए। ऊपरी हिस्सा ऊपर में O2 खींचेगा, बीच वाला हिस्सा खींचेगा O2 हवा से ही। रूट्स वो भी O2 खींचते हैं ना, रूट स्टेम पे डिपेंड है ना स्टेम रूट पे डिपेंड है। काय के लिए? O2 के लिए। काय के लिए? O2 के लिए। समझा तुझे? देखना कभी कभी O2 का सप्लाई बंद कर रूट मर जाएंगे, रूट मर जाएंगे, क्योंकि सप्लाई किसको बंद हुआ? रूट को बंद हुआ। तो सर पेड़ में खासियत है, इंडिपेंडेंट है सर, वो सब इंडिपेंडेंट है। ओके, अब मेरी बात सुन आगे वाली। चल बेटा बात सुन मेरी। सर पेड़ में क्या रहता है, अगर मैं लीफ का एग्जांपल लूं तो लीफ में गैस एक्सचेंज करने के लिए होता है स्टोमेटा। कौन होता है? हाँ सर पता है ये चीज। लीफ में O2 एक्सचेंज करने के लिए कौन होता है? स्टोमेटा। और रहा सवाल स्टेम का, तो स्टेम या फिर रूट, इनमें रहता है लेंटिसेल्स। कौन रहता है? स्टेम या रूट, इनमें कौन रहते हैं? जहां से वो हवा को खींचते हैं। क्या खींचते हैं? हवा को। समझा मैंने क्या बोला इतना? तो लीफ के पास कौन है O2 खींचने के लिए, और स्टेम के पास खास करके कौन है? लेंटिसेल्स। समझा इतना क्या था? ओके, आगे वाली बात सुन बेटा, आगे वाली बात सुन, मेरी बात सुनना। किसी भी पौधे में जो गैस ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है एक प्रक्रिया से जिसका नाम है डिफ्यूजन। क्या नाम है इसका? डिफ्यूजन। सर डिफ्यूजन कौन है? स्टेप का नाम है। डिफ्यूजन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू। तो बता, पेड़ में ऑक्सीजन अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, गैस ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो कौन सी प्रक्रिया से? हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। कैसे हो रहा है? समझा मैंने क्या बोला? पेड़ कौन से कंसेप्ट से या प्लांट कौन से प्रोसेस से हवा खींचता है? डिफ्यूजन। प्लांट कौन से प्रोसेस से हवा खींचता है? डिफ्यूजन। फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू। डिफ्यूजन वर्ड याद रखो। समझा मैंने क्या बोला? पेड़ में, पेड़ के अंदर कौन से प्रोसेस से हवा जाती है? डिफ्यूजन। फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। समझा क्या था ये? हाँ, याद रखो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, तूने याद रखा ना? तो प्लांट में कौन से प्रोसेस से ट्रांसपोर्टेशन चलता है? डिफ्यूजन। दूसरा ये याद रख कि सर पेड़ में बीच वाला एरिया अगर तू देखेगा, पेड़ में बीच वाला एरिया मरा हुआ रहता है। पेड़ में बीच वाला एरिया मरा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं कोर। कोर एरिया, बीच वाला हिस्सा मरा हुआ रहता है, डेड रहता है, इसको O2 की जरूरत नहीं है। फिर रहा सवाल सरफेस वाला एरिया, तो पेड़ में सरफेस वाला एरिया है, और सरफेस वाले एरिया को तुरंत ऑक्सीजन मिल जाता है। कौन मिल जाता है? ऑक्सीजन। सरफेस में ना, तो सरफेस पे कौन जल्दी मिल जाएगा? ऑक्सीजन। और उसको डीपली O2 देने की जरूरत नहीं है। बीच वाला एरिया कैसा है? बीच वाला एरिया कैसा है?
क्या उसको O2 सप्लाई की जरूरत है? तो O2 सिर्फ किसको लगता है? सरफेस वाले एरिया को। O2 सिर्फ किसको लगता है? याद रख, O2 की रिक्वायरमेंट सिर्फ किसको है? सरफेस को है, डीप वाले एरिया को है क्या? इसलिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं, सॉरी लंग्स की जरूरत नहीं है। अपन है कि लंग्स चाहिए ताकि हर सेल में अपना O2 जा सके, हर सेल में अपना O2 जा सके। इनको जरूरत नहीं है, बीच वाला एरिया पहले ही मरा हुआ है, सिर्फ सरफेस पे O2 दे दो, वो तो वैसे ही कर लेंगे वो। समझा मैंने क्या बोला यहां तक? तो लीफ में O2 जाएगा इजीली। सर स्टेम में कैसा? बेटा मैंने क्या बोला, स्टेम का बीच वाला एरिया क्या है? जैसे नीम का पेड़ है, इस नीम के पेड़ के बीच में हवा जाती है क्या? नहीं, क्योंकि बीच वाला एरिया क्या है उसका? मरा हुआ है। तो ये नीम का पेड़ हवा उसको सिर्फ कहाँ खींचेगा? ऊपर ऊपर। कहाँ? ऊपर ऊपर। समझा मैंने क्या बोला? दूसरी बात, तूने नीम का पेड़ गौर से देखा, उस नीम के पेड़ में ऊपर ऊपर ब्लैक कलर का स्किन है, देखा ना? नीम के पेड़ देखा तूने अच्छे से, ऊपर ऊपर ब्लैक कलर का कवच है ना उसको, ये ब्राउन कलर कवच है ना, उसको तू नाम याद रख, बार्क। क्या याद रख? बार्क। उसको बार्क बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उसको? बार्क। पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना सर, वहां पे गैप्स रहती है ढेर सारी, वो बार्क होता है। हाँ सर, बात समझ में आ गई आपने क्या बोला है अब तक तो। ठीक है, पढ़ लेना, मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है यहाँ पे। चलो हो गया सर इतना। तो एक बार रिपीट कर, प्लांट में हवा जाती है दो खिड़कियों से, एक का नाम लेंटिसेल है, दूसरे का नाम स्टोमेटा है। स्टोमेटा मोस्टली रहता है लीफ में, लेंटिसेल रहता है स्टेम और फ्रूट में। प्लांट में O2 ट्रांसपोर्ट होता है डिफ्यूजन नाम की प्रोसेस से। कौन सी प्रोसेस? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू। हाँ, प्लांट में बीच वाला एरिया मरा हुआ रहता है, मैं स्टेम की बात कर रहा हूँ, स्टेम का बीच वाला एरिया मरा हुआ रहता है, उसको O2 की जरूरत नहीं है, इसलिए इतना O2 खींचना नहीं पड़ता। O2 ऊपर ऊपर ही लगता है उसको। और प्लांट का हर एरिया काम कर रहा है, प्लांट का हर एरिया काम कर रहा है, इसलिए वो निर्भर नहीं है किसी के ऊपर। प्लांट के हर सेक्शन में जा रहा है गैस, प्लांट के हर सेक्शन में गैस जा रहा है बाहर से, इसलिए कोई एरिया किसी ऊपर डिपेंड नहीं है। और मैंने क्या बोला, ये अपर एरिया लोअर पे डिपेंड नहीं है, लोअर एरिया अपर पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि हर एरिया इंडिविजुअल काम कर रहा है, हर एरिया O2 खींच रहा है। समझ में आया? हाँ, चलो यहां तक बात हो गई सर। अब ये टॉपिक ओपन करो। ये है क्या टॉपिक वहां पे? है क्या? ये डायग्राम है वहां पे, मतलब ये रिएक्शन है। हाँ, ये रिएक्शन को टिक कर, ये रिएक्शन रेस्पिरेशन की है। ये रिएक्शन किसकी है सर? रेस्पिरेशन की रिएक्शन है ये। चल सुन मेरी बात, क्या बोला रिएक्शन में? बेटा ये जो दिख रहा है तुझे, ये ग्लूकोज है। बता, ग्लूकोज को तोड़ने में, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तोड़ने में कितने O2 लग रहे हैं? 6 O2। सिंगल ग्लूकोज को तोड़ने में कितने ऑक्सीजन लग रहे हैं? 6 O2 लग रहे हैं सर। अब ये बता, जब उनका प्रोडक्ट मिलेगा तो प्रोडक्ट में क्या क्या मिलेगा? 6 CO2, 6 पानी, प्लस कौन मिलेगी? एनर्जी। रिएक्शन एक बार देख ले। टू ब्रेक द वन ग्लूकोज हाउ मेनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड? 6 मॉलिक्यूल लगते हैं ऑक्सीजन के। कितने CO2 बाहर निकलते हैं? कितना वाटर बाहर निकलता? और कौन बाहर निकलती है? एनर्जी। ये रिएक्शन को लर्न करो अभी के अभी। ये रिएक्शन है रेस्पिरेशन की, जो पेड़ के अंदर हो रही है, पेड़ के सेल के अंदर हो रही है। फैन बंद किए क्या? हो गया लंबो?
ये पैराग्राफ ओपन करो, ये पैराग्राफ ओपन करो, कहाँ दिख रहा है क्या, देखो कहीं पे। ये लास्ट टाइम बोला था मैंने, अभी बोल रहा हूँ। जैसे एक ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जब टूटता है ना बेटा, ये स्टेप वाइज टूटता है, ये स्टेप में टूटता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सुन ले इधर। सर पहले ग्लूकोज होता है, ये जो टूटता है ना तो पायरुविक एसिड बनता है। क्या बनता है? पायरुविक एसिड जब टूटता है ना तो एसिटिल कोए बनता है, एसिटिल कोए। और ये जब टूटता है ना तो वहाँ पे CO2 बनता है और H2 बनता है और ढेर सारी कौन मिलती है? एनर्जी। मतलब ये पूरी रेस्पिरेशन की रिएक्शन ये स्टेप बाय स्टेप होती है, ये स्टेप बाय स्टेप होती है। पहले कौन था? टूटने के बाद कौन मिला? वो टूटने के बाद, ये टूटने के बाद, ये तुम्हारा लास्ट प्रोडक्ट है CO2 पानी एनर्जी। रेस्पिरेशन का लास्ट प्रोडक्ट क्या है? CO2 पानी एनर्जी। वो कितनी है वो बाद में बात करेंगे, 6 CO2 है क्या, 6 वाटर है क्या, वो बाद में। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये टूटने के बाद ऐसे मिलता है। तो रेस्पिरेशन एक स्टेप बाय स्टेप होने वाली प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब मैं आपको क्या बताने वाला था, वही चीज है। जैसे ग्लूकोज टूटने के बाद कौन मिला? जब ये टूट रहा था तो यहां से कौन रिलीज हो रही थी बेटा? जब टूट रहा था कौन रिलीज हो रही थी? उसी एनर्जी को ट्रैप करो, पकड़ो और क्या बनाओ? एटीपी बनाओ। पायरुविक एसिड टूट रहा था, कौन बन रहा था? पायरुविक एसिड टूट रहा था, कौन बन रहा था? टूटते समय वहां से कौन निकले? उसी एनर्जी को पकड़ो और क्या बनाओ? एटीपी। समझा मैंने क्या बोला? हर वक्त वहां से कौन निकल रही है? टूटते समय एनर्जी निकल रही है, उसको पकड़ो और क्या बनाओ? एटीपी बनाओ। समझा मैंने क्या बोला? तो हाँ सर, यहाँ पर भी सेम हाल है। जब ये टूटेगा तो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी को पकड़ो और क्या बनाओ? एटीपी। इसलिए मैंने जो लिखा ना एनर्जी है, ई फॉर एनर्जी होता है ना बेटा, ये एनर्जी होती है रिलीजिंग वाली एनर्जी। कौन सी एनर्जी? और इसको पकड़ के क्या बनाना पड़ता है? एटीपी। तो हर रिएक्शन में जो एनर्जी निकल रही है उसको पकड़ो और क्या बनाओ? एटीपी बनाओ। बात समझ में आ गई? इसलिए मैंने क्या बोलता हूँ, ये है रेस्पिरेशन, ये पूरा रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन के वक्त कौन बाहर निकलती है और उसको पकड़ के क्या बनाना पड़ता है? जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था, आटे से रोटी, आटे से रोटी। तुम आटा खाएंगे क्या? नहीं, आटे से क्या बनाओ? रोटी बनाओ। रोटी खाते तुम कौन सी एनर्जी यूज करते हो? तुम कौन सी एनर्जी यूज करते हो? ये निकली हुई कि एटीपी यूज करते हो? एटीपी। ऐसे होता है। समझ में मैंने क्या बोला? जब तुम्हारे घर में नल आते हैं ना, तो नल के पानी को तुम जमा रखते हो और वो पीते हो, बराबर है? जब नल आते हैं तो क्या कंटिन्यू वही पानी पीते रहते हो? नल आता रहता है? नहीं ना। नल के पानी को तुम जमा रखते हो, क्योंकि नल का पानी जो होता है वो लिमिटेड टाइम के लिए आता है। तो इमेजिन कर, मैं वही बात कर रहा हूँ, ये नल का पानी है ना, ये हमेशा नहीं अवेलेबल रहेगा। इस नल के पानी को तू क्या रख? जमा रख। कहाँ जमा रख? मटके में जमा रख, फ्रीज में जमा रख, बर्तन में जमा रख, टंकी में जमा रख, और टंकी का पानी यूज कर। तो एटीपी कौन हुआ? टंकी। समझ में आया? हाँ, तूने स्टोर किया एनर्जी को, वो अवेलेबल नहीं रहती ऑलवेज। मैंने कल एक तुझे एक लास्ट टाइम मैंने एक चीज आपको समझाई थी कि मैंने तुम्हें एक रेफरेंस लिख के था रेस्पिरेशन और कंबशन वाले स्टेप में। कुछ याद है? रेस्पिरेशन वर्सेस कंबशन, कौन सी स्टेप, कौन सी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हो रही? रेस्पिरेशन की कंबशन। और कंबशन क्या हो रहा है? हाँ, वही लिखा है बेटा, यहाँ पे वही लिखा है।
ये बात कर रहे हैं कंबशन के बारे में। और कंबशन को कंपलसरी O2 चाहिए। कंबशन को कंपलसरी कौन चाहिए? O2 चाहिए होता है। ओके, चल ये बात सुन मेरी अभी। कुछ चीजें हैं वो समझना पड़ेगा हमें। चल बेटा ध्यान दे इधर, चल ध्यान दे इधर। सर रेस्पिरेशन, ये ध्यान देना बेटा। सुन, कंबशन के लिए कंपलसरी कौन चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? लेकिन रेस्पिरेशन ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन दो प्रकार में आता है, सुना है तूने? एरोबिक, मतलब दोनों में चल जाएगा। रेस्पिरेशन का पहला प्रकार, इसका दूसरा प्रकार। कुछ चीजें वो समझ लेना। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है सर ये चलता है, इसको चाहिए कंपलसरी माइटोकॉन्ड्रिया। क्या चाहिए? इसको कंपलसरी कौन चाहिए? तभी एरोबिक होगा। तभी क्या होगा? एरोबिक। कुछ कंसेप्ट है वो सुन लेना। एरोबिक रेस्पिरेशन कंपलसरी कौन चाहिए? दूसरा, इसमें बनते हैं 38 एटीपी। कितने बनते हैं? याद रखिए वैल्यू को, कितने बनेंगे? हाँ, ये वाला जो बंदा है ये साइटोप्लाज्म में काम कर लेगा। किसमें काम कर लेगा? दूसरी बात, इसमें बनते हैं 2 एटीपी। कितने? 2 एटीपी। समझा मैंने क्या बोला? समझा मैंने क्या बोला? तो हाँ सर, जितने भी सेल है उसमें मोस्टली एरोबिक चलता है, लेकिन कुछ सेल ऐसे है जिसमें चलता है एनएरोबिक, जिसमें एक होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन सा रेस्पिरेशन? एनएरोबिक। दूसरा ईस्ट। कौन? ईस्ट। ये दो एग्जांपल याद रख। इसमें क्या चलता है? विच रेस्पिरेशन? एनएरोबिक। बाकी जितने भी सेल है सब में क्या चलेगा? एरोबिक। समझा कि नहीं समझा? इसमें O2 की जरूरत, एरोबिक है ना भाई? है, उसमें नहीं है। लिख लो इससे। इसमें और एग्जांपल आता है, वो जनरली एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन सुन लो। ह्यूमन की मसल, ह्यूमन का कौन? मसल। मसल, स्किन सेल नहीं, ओनली मसल, वहां पे चलता है एनारोबिक। जल्दी हम थक जाते हैं बेटा मसल में। हाँ दोनों में होता है ये, लेकिन एरोबिक साइटोप्लाज्म में तो होता है। हाँ, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया उसको जरूरी है। अगर आपको इतने एटीपी चाहिए 38, तो माइटोकॉन्ड्रिया जरूरी है। क्लियर हुआ ये मैंने क्या बोला? क्लियर हुआ ये क्या बोला? लिख लिया सभी ने? चल ध्यान दे इधर अभी। सर ये था रेस्पिरेशन एरोबिक प्लस एनारोबिक था सर। अब कुछ चीजें है वो टिक कर। ये एनसीईआरटी में ओपन करिए टॉपिक। मैं जितना बोलूँ उतना टिक कर। मैं बात कर रहा हूँ एनएरोबिक की। किसकी बात कर रहा हूँ? एक का नाम टिक कर फैकल्टेटिव, और एक का नाम टिक कर ऑब्लिगेट। चल टिक कर। इसमें आती है दो हालात। एक का नाम है सर फैकल्टेटिव, एक का नाम है ऑब्लिगेट। सर ये क्या है बताऊंगा, पहले टिक कर तू।
एनारोब में आते हैं दो प्रकार, फैकल्टेटिव ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव ऑब्लिगेट। समझ में आया? अब मेरी बात सुन, ये फैकल्टेटिव ऑब्लिगेट क्या है? कुछ लोग होते हैं जो अपने मत के ऊपर, अपने ओपिनियन के ऊपर ठाम रहते हैं, मतलब यही होगा और कुछ नहीं होगा, यही होगा, दैट इज कंपल्सरी, उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट। व्हाट इज ऑब्लिगेट? कंपल्सरी। कंपल्सरी ये बैक्टीरिया कौन है? ऑब्लिगेट का मतलब है कंपल्सरी, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली कंपल्सरी। ये बैक्टीरिया कौन है? ऑब्लिगेट एनारोब का मतलब है वो बैक्टीरिया कंपल्सरी वही है, दैट इज ऑब्लिगेट एनारोब। ये बिना ऑक्सीजन का ही जीवित रहेगा, ये बिना ऑक्सीजन का ही। तुझे पता है हेडलाइन का नाम क्या है? एनारोबिक, मतलब विदाउट ऑक्सीजन ना। तो ये बैक्टीरिया कंपल्सरी O2 के अब्सेंस में काम करेगा। ये बैक्टीरिया कंपल्सरी कब काम करेगा? लेकिन ये जो है ये मे और मे नॉट। कुछ लोग बोलते हैं हाँ ठीक है कर लेंगे, मतलब वो दोनों इस पर एडजस्ट हो सकते हैं, दोनों तरफ एडजस्ट हो सकते हैं, अपना ओपिनियन बदल भी सकते हैं। यह है फैकल्टेटिव। इसका मतलब ये वाला बैक्टीरिया अगर O2 भी आया तो भी जीवित रहेगा, O2 नहीं है तो भी जीवित रहेगा। समझा मैंने क्या बोला? ये O2 है या ना है, दोनों हालात में ये बैक्टीरिया जीवित रहेगा। तो नाम क्या है इसका? फैकल्टेटिव। O2 के अब्सेंस में या O2 के प्रेजेंस में जो बैक्टीरिया जीवित रहेगा वो कौन? और ये बैक्टीरिया कंपल्सरी कब जीवित रहेगा? जब O2 ना हो। समझा मैंने क्या बोला? क्लियर है बेटा? तो व्हाट इज फैकल्टेटिव? मे और मे नॉट, मे और O2 रहे या ना रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीवित रहेगा। लेकिन ये वाला बंदा तभी जीवित रहेगा जब O2 ना हो, ना हो, अब्सेंस। समझा? लिख लो, बाद में समझेगा नहीं तुझे। फैकल्टेटिव का मतलब होता है प्रेजेंट इन बोथ कंडीशंस। अब दोनों कंडीशन का मतलब मुझे पता है, O2 या ना हो, O2 प्रेजेंट या अब्सेंट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है प्रेजेंट ओनली इन O2 अब्सेंट, प्रेजेंट ओनली इन एनारोब्स। सर बोथ कंडीशन का मतलब क्या है? बोथ का मतलब है एरोबिक प्लस एनएरोबिक। क्या बोला मैंने? व्हाट इज फैकल्टेटिव? वो जीवित रह सकता है, नहीं रहा तो रहेगा ही, लेकिन रहा तो भी रहता है, ऐसा नहीं है। उधर ऑब्लिगेट में कंपल्सरी इसको O2 नहीं चाहिए, चीड़ है उसको O2 से, नहीं रहता वो ऑब्लिगेट। इतना क्लियर है? समझ में आया? हाँ या ना? हो गए दो स्टेटमेंट? हाँ चलो आगे वाली बात सुनो। ये हो गया बेटा, ये चल ध्यान दे इधर अभी, चल सुनते जा। सर ये सेल है, पूरी कहानी क्या है सुन बेटा। ये सेल है, सेल में ये वाला हिस्सा है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये वाला हिस्सा क्या का है? माइटोकॉन्ड्रिया का।